गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा चौधरी। मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप कक्षा 9th की साइंस, जिसके अंदर बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग की स्टडी कर रहे हैं। और जिसके पिछले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि मैटर यानी हमारे चारों ओर ऑलमोस्ट जो चीज़ें होती हैं नेचर के अंदर, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, प्लांट्स हैं या फिर हम कहें बटरफ्लाई है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैटर ही होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, मास भी ऑक्यूपाई करते हैं और साथ में बच्चों ये प्लेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, यानी ये स्थान भी घेरते हैं और कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी रखते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं मैटर होते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने ऑलमोस्ट शब्द इसलिए काम में लिया था क्योंकि जैसे ट्यूबलाइट हम कह रहे हैं मैटर है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास भी है और प्लेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन उससे जो रोशनी आ रही है यानी जो लाइट आ रही है, तो वो क्या मास ऑक्यूपाई करती है या प्लेस ऑक्यूपाई करती है? नहीं करती। इसका मतलब ये है बच्चों कि उसका क्या नहीं होगा, यानी द्रव्यमान भी नहीं होगा और साथ में वो स्थान भी नहीं घेरती है रोशनी, इसी के कारण वो क्या नहीं है, मैटर नहीं है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं लाउड स्पीकर है, वो तो एक मैटर है, लेकिन उससे जो साउंड आ रही है वो मैटर नहीं है। इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी या हम कहें हीट है, तो ये क्या है, मैटर नहीं है, इसीलिए हम ऑलमोस्ट शब्द काम में ले रहे हैं। उसके बाद में बच्चों हमने मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और ये पार्टिकल की जो लेयर होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, यानी सतत नहीं होती है। उसके बाद में बच्चों हमने आपको बताया था कि ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि जो बैक्टीरिया देखने के लिए माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं उसके द्वारा भी हमें दिखाई नहीं देते, यानी इतने छोटे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद में हमने कहा कि जैसे जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लेकिन वो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, यानी उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। फिर बच्चों हमने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो निरंतर मूवमेंट करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और टेम्परेचर के बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और इसके कारण जो पार्टिकल हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। उसके बाद में बच्चों पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उनको बांधे हुए रखता है। और उसके बाद में हमने इनकी पढ़ी थी फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग हमने 3 स्टेट पढ़ी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेज स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर हमें ध्यान है कि जैसे चेयर है, टेबल है, या फिर ये जो स्क्रीन है, मार्कर है या फैन है, ये क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। क्योंकि बच्चों सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, इनकी निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, यानी इनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है, यानी न के बराबर होता है। उसके बाद में हमने बताया था कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है, और इनके अंदर डिफ्यूजन ले या फिर कंप्रेशन की जो एबिलिटी होती है वो न के बराबर होती है। उसके बाद में बच्चों हमने लिक्विड स्टेट के अंदर आपको बताया, जैसे वाटर हो गया, चाय होगी, कॉफी होगी, दूध हो गया, तो ये कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम हो जाता है। उसके बाद में बच्चों हमने कहा कि जैसे डिफ्यूजन है या फिर कंप्रेशन की जो एबिलिटी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। उसके बाद में हमने गैसेज स्टेट पढ़ी, जिसके अंदर हमने कहा कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और इनके अंदर विसरण या हम कहें संपीड़ितता की जो एबिलिटी होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद में बच्चों हमने आपको इनका केमिकल क्लासिफिकेशन भी बताया था, जिसके अंदर हमने आपको कहा था कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, उसके अकॉर्डिंग जैसे एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया और मिक्सचर हो जाते हैं, यानी ये इसके 3 प्रकार हो जाते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने कुछ प्रश्न हैं उनको हल करके देखा था। आज बच्चों हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के अंदर अवस्थाओं में परिवर्तन और वाष्पीकरण की विस्तृत रूप से स्टडी करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट देखो, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो बच्चों ये श्योर है कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर सकता है, यानी बदल सकता है। और इस चीज़ को समझ सकते हैं हम एग्जांपल से, यानी हम कह रहे हैं कि आइस का एक पीस है, ठीक है, ये एक आइस है, तो इस आइस का ये जो पीस है, तो ये आइस है, इसका मतलब ये कैसी है, यानी सॉलिड स्टेट के अंदर है। उसके बाद में बच्चों विद इन 5 मिनट हम क्या करते हैं, इस आइस के पीस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं और रख देते हैं, और थोड़ी देर बाद यानी हम 5 मिनट बाद ही अगर इसको देखते हैं तो ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, यानी वाटर के अंदर चेंज हो जाता है। तो वाटर कौन से स्टेट के अंदर है, आइस तो हो गया सॉलिड स्टेट के अंदर, और वाटर हो गया लिक्विड स्टेट के अंदर। अब बच्चों
इस वाटर को हमने क्या करा, एक भगोने में लिया और उसको हमने गर्म करा, और जैसे ही हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, यानी इसकी वाटर वेपर निकल रही है इससे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कौन सी स्टेट के अंदर चेंज हो गया, यानी गैस स्टेट के अंदर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि आइस का पीस है, उससे वाटर बना और वाटर से फिर क्या बन गया, यानी वाटर वेपर या हम कहें गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनका कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट तो हो रहा होगा जिसके कारण जो आइस है वो वाटर के अंदर चेंज हो रही है और वाटर है वो वाटर वेपर के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए हम कहें कि जैसे टेम्परेचर या जो प्रेशर होता है उसके अंदर जब चेंज होते हैं तो उनमें चेंज होने के कारण ही जो मैटर की स्टेट होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बच्चों हम कह रहे हैं कि सबसे पहले जैसे पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं वो इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ हो गया यानी आइस हो गई, द्रव जैसे जल हो गया, और गैस जैसे जलवाष्प, यानी जब हम उस वाटर को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। तो बच्चों हमने ये बताया कि ये सारा का सारा खेल यानी अवस्थाओं में परिवर्तन होने का ये जो खेल है ये किया जा रहा है टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होने के कारण। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम समझते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो ये ठोस है यानी सॉलिड स्टेट है। अब इस सॉलिड स्टेट के अंदर हम कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, यानी हमने कहा ये सॉलिड स्टेट है तो इसके पार्टिकल तो क्या होंगे, बहुत ही पास पास होंगे, और बहुत ही पास पास होंगे इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर जो स्पेस होगा वो न के बराबर होता है, और न के बराबर है इसका मतलब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है। जब हम क्या करेंगे, यानी इसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर, और इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी आइस का पीस लिया था हमने तो उसको जब रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला था तो जब ये रेफ्रिजरेटर के अंदर थी उस समय हमने कहा कि टेम्परेचर कम था, लेकिन जैसे इसको बाहर निकाला तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर के बढ़ने पर इसके अंदर क्या हुआ कि ये मेल्ट हो गई, जो वाटर के अंदर चेंज हो गया। उसके बाद में जो वाटर है यानी हम कह रहे हैं लिक्विड स्टेट, तो ये वाटर जो होता है वो हम कह रहे हैं कि ये है लिक्विड स्टेट। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। अब सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल दूर दूर है तो इसका मतलब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी सॉलिड से क्या होगा, कम होगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेंगे, यानी वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये वाइब्रेट होना शुरू होंगे इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर यानी मूवमेंट होना शुरू हो गई। उसके बाद में बच्चों यानी जैसे ही इसका टेम्परेचर हम और बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को और बढ़ाने पर ये क्या होगा, यानी ये वाटर है वो वाटर वेपर यानी हम कहें गैस स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं, और इसके अंदर बच्चों प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू ये जो स्टेट है ये कन्वर्ट हो जाती हैं एक दूसरे के अंदर। जैसे हमने कहा जैसे ठोस है यानी सॉलिड है। अब बच्चों जो ठोस है यानी सॉलिड है वो जब लिक्विड में चेंज होता है तो उस समय उसको कहा जाता है यानी संगलन, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि वो मेल्ट हो रहा है, यानी इसको हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कह सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों जैसे जो लिक्विड है यानी द्रव अवस्था है वो जब गैस स्टेट के अंदर चेंज होती है तो उस समय क्या होता है, यानी उसे कहा जाता है वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण। उसके बाद में बच्चों हम ये भी देखते हैं कि जैसे गैस स्टेट है वो किसके अंदर चेंज हो रही है, यानी वो चेंज हो रही है ठोस के अंदर, तो उसको कहा जाता है यानी निक्षेपण या फिर डिपोजिशन। इसी तरीके से बच्चों हम ये भी देखते हैं कि जैसे ठोस से लिक्विड बन रहा है यानी द्रव अवस्था बन रही है उस समय तो कहा जा रहा है संगलन, या फिर हमें इंग्लिश के अंदर कहते हैं जैसे मेल्टिंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं फ्यूजन। लेकिन बच्चों जब लिक्विड स्टेट है वो वापस ठोस अवस्था के अंदर चेंज होती है तब उसको कहा जाता है जमना यानी फ्रीजिंग। तो इस तरीके से ये क्या है, अवस्थाएं होती हैं चेंज होने के लिए, वो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू ये चेंज होती हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हमने कहा कि जैसे गैस है तो वो गैस किसके अंदर चेंज हो रही है, यानी वापस लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है, तो इस तरीके से उस प्रोसेस को हम कहते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन। तो बच्चों इस चीज़ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी हमने कहा कि जैसे वाटर के अंदर चेंज हो गई आइस, उसके बाद में जब हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करते टाइम अगर हम उसको कवर कर देते हैं यानी
किसी प्लेट से ढक देते हैं, अगर नहीं ढकेंगे तो वो वाटर वेपर बनकर उड़ जाएगा और गैसों के साथ मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके ऊपर क्या करें, ढक्कन लगा देते हैं, तो उस ढक्कन के ऊपर छोटी छोटी बूंदें जो दिखाई देती हैं, इसका मतलब यह है कि जो वाटर वेपर हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, वो वाटर के अंदर चेंज हो रही है, यानी उनका कंडेंसेशन हो रहा है, यानी गैस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो रही है। तो इस तरीके से यानी ये जो भी प्रोसेस हैं जो स्टेट को कन्वर्ट कर रहे हैं एक दूसरे में, उसका जो प्रोसेस हो रहा है वो टेम्परेचर या प्रेशर के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी टेम्परेचर या प्रेशर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस हो रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे में बदल रही हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो बच्चों इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं आइस वाला। हमने कहा कि ये आइस का पीस है। अब इस आइस के पीस को आपने क्या करा, यानी रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला। जब ये रेफ्रिजरेटर के अंदर थी तो सपोज करो उस टाइम क्या था, इसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। और जब आपने इसको बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के कुछ समय पश्चात आपने देखा कि ये जो आइस है जो क्या थी, सॉलिड स्टेट के अंदर थी और वो क्या होना शुरू हो गई, यानी मेल्ट होना शुरू हो गई। यानी जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है और वो हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर मान लिया हमने कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। यानी -5 से बढ़कर क्या हो गया, जैसे -4 हो गया, उसके बाद में -3 हो गया, उसके बाद में -2 हो गया और उसके बाद में -1 हो गया और इस तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जैसे ही पहुंचता है तो ये जो आइस है वो किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, वो शुरू हो जाती है वाटर यानी लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यानी ये जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, या फिर हम इसे फ्यूजन भी कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो सॉलिड स्टेट है पदार्थ की, यानी वो किसके अंदर चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो रही है और किसके थ्रू चेंज हो रही है, टेम्परेचर में चेंज होने के कारण। क्योंकि बच्चों टेम्परेचर में जैसे ही चेंज होता है, यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, यानी ये जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही पास हैं, तो इनके बीच में स्पेस तो कम है ही क्योंकि ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो इसके अंदर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनके जो पार्टिकल हैं आइस के वो क्या करेंगे, यानी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तेजी से। और इसके साथ बच्चों हम ये देखते हैं कि जैसे -1 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते हैं तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जैसे जो थर्मामीटर है जो टेम्परेचर को डिनोट करता है, तो उसमें जब हम नोट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद, यानी जब आइस है वो वाटर के अंदर मेल्ट हो रही है, उसके बाद में ये जो टेम्परेचर है वो हम देख रहे हैं कि क्या बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है। यानी जो थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को नोट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने बर्नर बंद भी नहीं करा, यानी हम उसको हीट दे रहे हैं या हम समझें कि उसका तापमान जो बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों उसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होती है, लेटेंट हीट होती है जो क्या करती है, यानी वो पार्टिकल्स को यानी काइनेटिक एनर्जी तो जितनी बढ़ानी थी उतनी बढ़ा दी, लेकिन उसके बाद में जो लेटेंट हीट हम बोल रहे हैं यानी जो छुपी हुई जो ऊर्जा होती है वो क्या करती है, इन पार्टिकल के मध्य में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कर देती है, वीक करती है, ताकि क्या हो, ये आइस के जो पार्टिकल हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाएं, वाटर के अंदर चेंज हो जाएं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होने के कारण ही होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, यानी वाइब्रेट करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार
कर लेती है। यानी पहले तो क्या करा, यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल क्या करने लगे, यानी तेजी से वाइब्रेट होने लग गए। उसके बाद में बच्चों हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद यानी टेम्परेचर है वो स्थिर बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि उस समय उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको वीक किया जा रहा था। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस कारण कण अपनी नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो सॉलिड स्टेट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट के अंदर। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यानी प्रक्रिया तो कौन सी हो जाएगी, यानी वो प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी, गलन कहलाएगी, या हम कहें फ्यूजन, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो, यानी ठोस अवस्था द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाती है उसे तो कहा जाता है मेल्टिंग। लेकिन जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है उसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस डायग्राम से हम समझते हैं। यानी इसके लिए हमने क्या करा, एक लोहे का स्टैंड ले लिया और इस लोहे के स्टैंड पर हमने क्या करा, ये एक स्टैंड रखा और इसके ऊपर हमने रख दिया एक बीकर। अब इस बीकर के अंदर हमने क्या रख दी, बर्फ यानी आइस रख दी जो सॉलिड स्टेट के अंदर है। और ये हमने क्या रख दी, एक कांच की छड़ रख दी ताकि उसको हम क्या करें, थोड़ा हिला लें। उसके बाद में बच्चों ये है थर्मामीटर जो क्या करता है, टेम्परेचर को नोट करता है। और ये बर्नर रखा हुआ है। अब इस बर्नर को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो बच्चों हमने मान लिया कि जो ये आइस के क्यूब हैं इस समय इनका जो टेम्परेचर था वो हमने मान लिया -5 डिग्री सेल्सियस है। और इस समय क्या हुआ, हमने जैसे ही बर्नर को ऑन करा तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर जब हम इसको देंगे यानी इनके अंदर जो हीट बढ़ेगी, तो हीट के बढ़ने पर क्या होगा, यानी इनका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से -4 डिग्री सेल्सियस, -3, उसके बाद में -2, उसके बाद में -1 और उसके बाद में 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद हम ये देखते हैं कि हम इनको हीट तो दे रहे हैं, यानी इनको क्या दी जा रही है, ऊर्जा तो दी जा रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़नी थी वो बढ़ जाती है। लेकिन जो ये हमारा थर्मामीटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के पश्चात हम देखते हैं कि इनका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है, यानी तापमान ठहर सा गया है। यानी हम कहें तो ये जो थर्मामीटर है वो तापमान को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि उस समय क्या होगा, यानी उस समय ये जो थर्मामीटर है वो तापमान इस कारण से नोट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इनके अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में यानी छुपी हुई ऊर्जा थी। और वो छुपी हुई ऊर्जा क्या कर रही थी, वो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको वीक कर रही थी ताकि वो किसके अंदर चेंज हो जाएं, वाटर के अंदर चेंज हो जाएं। तो इस तरीके से जैसे ही इनके बीच का आकर्षण बल कम होगा पार्टिकल्स के, तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी ये जो बर्फ है जो सॉलिड स्टेट के अंदर है, इसको जैसे ही हीट दी जाती है तो ये हीट पाकर यानी हीट को अवशोषित कर कर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, यानी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस या हम कहें 273 केल्विन के ऊपर जो आइस होती है वो किसके अंदर मेल्ट हो जाती है, वो वाटर के अंदर मेल्ट हो जाती है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन उसका क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। नेक्स्ट है बच्चों, बर्फ का गलनांक यानी 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। और यही हमने आपको बताया है कि जब तक आइस पूरी मेल्ट नहीं हो जाती है वाटर के अंदर तब तक जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी वो चेंज नहीं होता है, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और इसी के कारण थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में बच्चों क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है।
है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर न बढ़ने का एक कारण और भी है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं, गुप्त ऊष्मा सप्लाई करते हैं, और इसीलिए टेम्परेचर वो इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा था थर्मामीटर। नेक्स्ट देखो बच्चों, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हम तो क्या कर रहे थे, बर्नर से उसको हीट तो दे ही रहे थे, लेकिन वो हीट क्या थी, यानी लेटेंट थी, छुपी हुई थी, और जिसके कारण वो क्या कर रहे थे, यानी उनके फोर्स को कम कर रहा था जो उनको बांधे हुए था पार्टिकल को। नेक्स्ट है बच्चों, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है, जो हम लेटेंट हीट कह रहे हैं। तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, क्योंकि बच्चों हम क्या कह रहे हैं इसको, यानी हम कह रहे हैं लेटेंट हीट, और लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, यानी छुपी हुई, क्योंकि वो क्या कर रही थी, यानी टेम्परेचर को तो बढ़ा ही नहीं रही थी। इसका मतलब ये थी कि वो छुपी हुई रहकर भी क्या कर रही थी, अपना प्रभाव दिखा रही थी, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल के, उसको तोड़ रही थी। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय है छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि यानी हमने क्या करा, इस बीकर के अंदर मान लो क्या ले ली, 1 kg आइस ले ली, ठीक है। अब 1 kg जो आइस है इसको 1 atm यानी वायुमंडलीय दाब पर हमने क्या करा, यानी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें इसको लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज करने की, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, उसकी जो वैल्यू है बच्चों वो होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि इनके अंदर जैसे 1 kg जो आइस है उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि जैसे हम कहें कि हमने क्या करा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है। अब बच्चों इसका सीधा सा मतलब ये है कि कूलिंग इफेक्ट किसके अंदर ज़्यादा होगा, आइस के अंदर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो आइस है वो तो क्या कर रही है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वो तो हीट अब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या हम कहें वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास तो पहले से ही क्या होती है, यानी इतनी लेटेंट हीट उनके पास होती है और उनको क्या करनी पड़ती है, यानी ये लेटेंट हीट वो जब देंगे तो इसी के कारण हम कह सकते हैं कि उनकी गतिज ऊर्जा तो ज़्यादा है और जो आइस है उसकी इतनी लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके उनके पार्टिकल होंगे वो मूवमेंट करेंगे। तो इस कारण जो आइस है उसका कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, यानी हमने कहा कि जैसे सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड के अंदर चेंज होगी। अब जो सॉलिड स्टेट है अब उसके अंदर हम कहें कि जैसे टेम्परेचर हमने कम कर दिया, या हम ये कहें कि हमने यानी इतनी जो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी जो हम बता रहे हैं लेटेंट हीट है, अगर वो लेटेंट हीट क्या कर दी जाए, यानी दे दी जाए, रिलीज कर दी जाए, तो उस समय क्या होगा, यानी टेम्परेचर कम हो जाएगा और टेम्परेचर के कम होने के कारण जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े पास पास आ जाएंगे और उनके बीच में क्या होगा, यानी अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, यानी आकर्षण का बल वापस बन जाएगा। तो इस तरीके से वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, यानी लिक्विड स्टेट है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है। उसके बाद में बच्चों हम ये कहते हैं कि जैसे लिक्विड स्टेट है यानी जो वाटर है उसको हम जब गर्म करते हैं तो हम उसको क्या दे रहे हैं, यानी हम उसको हीट दे रहे हैं और हीट दे रहे हैं इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बच्चों उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इस तरीके से जब वो 100 डिग्री
सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो उस समय वो पानी है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी मिलेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर हम कह रहे हैं वाटर वेपर भी बनेंगे। लेकिन अगर हम जलन की कैपेसिटी देखें तो जो वाटर वेपर होती है यानी जो भाप होती हैं उनसे हमें जलन ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो छुपी भी रहती है और इसी के कारण हमें जलन अधिक महसूस होती है। तो हमने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, गैसेज स्टेट के अंदर यानी वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाती है। लेकिन बच्चों यानी हमने कहा कि उस पानी को हमने गर्म करा, अगर उसको हम कवर कर देते हैं तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। जैसे ढक्कन लगा है तो उस ढक्कन के ऊपर हमें छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या है कि उस समय क्या हो जाएगा, यानी हमने जैसे बर्नर को बंद कर दिया, इसका मतलब है कि हमने टेम्परेचर को कम कर दिया। और जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो टेम्परेचर के कम करने पर काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब यह है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो भी कम हो जाएगी और पार्टिकल पास में आ जाएंगे और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वापस डेवलप हो जाएगा और इसी के कारण वो वापस कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू जो गैसेज स्टेट के अंदर या हम कहें वाटर वेपर के अंदर चेंज हो गया था वो किसके अंदर वापस चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट यानी वाटर के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जो अवस्थाएं हैं उनका क्या हो रहा है, यानी कन्वर्जन हो रहा है, यानी वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस डायग्राम से यानी हमने क्या करा, ये एक लोहे का स्टैंड लिया और इस तरीके से ये स्टैंड लगाकर इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया और बर्नर को ऑन कर दिया। और इसके ऊपर बीकर में हमने क्या रखा, जल रखा और इसके अंदर ये कांच की छड़ रखी जिससे हम उसको क्या करें, यानी हिलाते रहें। और ये हमने थर्मामीटर रख दिया और इस थर्मामीटर से बच्चों हमने क्या करा, यानी टेम्परेचर नोट करा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर इतना जब बढ़ जाता है तो उस समय क्या होता है, यानी जो वाटर था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, यानी जब पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पानी है वो और जो वाटर वेपर हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं, यानी हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और हम यही तो कह रहे हैं कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट का जो मान होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको केल्विन के अंदर कहेंगे तो केल्विन की जो मानक वैल्यू होती है 273, उसके अंदर हम 100 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी 373 केल्विन। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वथनांक समष्टि गुण है, द्रव के सभी कणों की इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों की उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। और हमने यही तो कहा था, क्योंकि जो भाप के जो कण हैं उनके अंदर क्या होती है, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है और उसी के कारण यानी भाप से हमें ज़्यादा जलन महसूस होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त जो ऊष्मा है वो अवशोषित कर ली है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस डायग्राम के अंदर हम समझते हैं कि जैसे ठोस अवस्था है, तो हमने कहा ठोस अवस्था है तो उसके अंदर क्या है, यानी कण पास में। तो इस तरीके से यानी ठोस अवस्था के अंदर कण बिल्कुल पास में है और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा है। लेकिन बच्चों जैसे इनको हीट दी जाती है यानी इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है, क्योंकि उनको क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। और इस कारण वो किसके अंदर, यानी मेल्टिंग का जो प्रोसेस है उस मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू या हम कहें मेल्टिंग पॉइंट पर, यानी जो हमने बताया 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस 0 डिग्री सेल्सियस पे या हम कहें 273 केल्विन पे इस मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू यानी जो सॉलिड स्टेट है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है। और जब हम क्या करेंगे, यानी टेम्परेचर
टेम्परेचर को हम कम कर देंगे तो टेम्परेचर के कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट भी कम हो जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, यानी जमना शुरू हो जाएंगे, यानी शीतलता होगी, और इसके कारण क्या हो जाएगा, यानी जो लिक्विड स्टेट है वो वापस सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है। और जिस प्रोसेस को हम कहते हैं जमना, या फिर बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बच्चों हमने क्या कहा कि जैसे द्रव अवस्था है यानी जो लिक्विड स्टेट है उसके अंदर हमने वापस उसको हीट दी, तो जब हीट दी तो इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर के बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड बढ़ गई, यानी उनकी मूवमेंट तेजी से होने लग गई, और इसलिए वो किसके अंदर चेंज हो गए, गैसीय अवस्था के अंदर चेंज हो गए। और हमने पानी के लिए आपको बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं। और उसी तरीके से बच्चों जैसे ही क्या किया जाता है, यानी उनके अंदर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं, यानी बर्नर को हमने ऑफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके अंदर शीतलता होगी और वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा खेल किन के द्वारा किया जा रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा ही तो किया जा रहा है। इसी के साथ बच्चों हम ये देखते हैं कि जैसे जो गैसीय अवस्था होती है, यानी हमने कहा था कि गैसेज स्टेट के अंदर कंप्रेशन की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और इसके कारण ही हम क्या कर पाते हैं, यानी इनको हम संघनित कर पाते हैं, और इसी वजह से जो कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए जो हम सिलेंडर काम में लेते हैं जिसके अंदर एलपीजी भरी हुई होती है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या हम कहें लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होती है, वो हम बोल तो कह रहे हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी जो गैस है लेकिन वो किस अवस्था में है, लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो इनके कंप्रेशन की पावर अधिक होने के कारण ही इसको संपीड़ित किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था से परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और वापस ठोस से बदल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठोस से सीधे किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, गैस अवस्था के अंदर, और गैस से वापस ठोस अवस्था के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए बच्चों जो शब्द हम काम में लेते हैं, यानी जो प्रक्रिया हम कहते हैं वो होती है सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन। तो बच्चों इस चीज़ को हम देख सकते हैं, जैसे नेफ्थलीन की जो बॉल हैं, या हम कहें जैसे कपूर की जो गोलियां होती हैं, जो हम क्या करते हैं, यानी कपड़ों के बीच में रखते हैं ताकि उनके अंदर जो बैक्टीरिया हैं या जो स्मेल है वो नहीं आए। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि उसकी जो बॉल है जैसे कपूर या नेफ्थलीन की, तो वो बॉल छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, और फिर वो हमें दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब क्या है, पहले तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर थी और वो किसके अंदर चेंज हो गई, गैस स्टेट के अंदर, और गैसें क्या हमें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती ना। इसका मतलब ये है कि वो ठोस अवस्था किसके अंदर चेंज हो रही है, द्रव अवस्था की बजाय गैस अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है। और इस समय क्या होता है कि जब ठोस अवस्था गैस अवस्था के अंदर चेंज होती है, इसका मतलब ये है कि उनका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के बहुत अधिक बढ़ने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी के कारण जो पार्टिकल्स हैं उनकी तेज़ी से मूवमेंट होती है और वो गैसेज स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं। उसके बाद में बच्चों हमने कहा कि जैसे गैसेज स्टेट है वो वापस द्रव अवस्था में चेंज हुए बिना ही ठोस अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन यानी निक्षेपण। तो ये प्रक्रिया भी होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे इस डायग्राम से हम समझते हैं, इसके अंदर देखो बच्चों जैसे अमोनियम क्लोराइड या जिसे हम कहते हैं नौशादर यानी NH4Cl, और जिसे क्या कहा जाता है, नौसादर कहा जाता है। तो बच्चों हमने क्या करा, यानी ये एक स्टैंड लिया, इसके नीचे हमने बर्नर लगा दिया, और ये हमने क्या ले ली, एक चाइना डिश ले ली, और इसके अंदर हमने क्या रख दिया, यानी अमोनियम क्लोराइड या जिसे हम कह रहे हैं नौसादर को रख दिया। अब बच्चों हमने क्या करा, उसके ऊपर एक कॉटन लगा दी ताकि क्या हो, यानी जो वेपर बने वो उड़े नहीं। इसलिए हमने क्या करा, जैसे इस बर्नर को ऑन करा, तो बर्नर को जब ऑन कर रहे हैं तो उसको हीट दे रहे हैं, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने से, यानी ये जो नौसादर है या अमोनियम क्लोराइड जिसे हम कह रहे हैं, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी जो मूवमेंट है वो भी तेजी से होना शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से ये ठोस बना हुआ जो अमोनियम क्लोराइड है वो इसकी
परखने लिए या हम कहें कि ये जो कीप लाइक स्ट्रक्चर है इसकी दीवार पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से ऊपर की तरफ यानी ये वाष्प बनकर आ रहा है और ये कॉटन इसलिए लगा रखी है कि वो वाष्प बाहर न निकल सके। तो हम ये देखते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड या नौशादर है वो सॉलिड स्टेट से किसके अंदर चेंज हो रहा है यानी गैस स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है और इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट देखो बच्चों, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं यानी सब्लिमेशन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं यानी डिपोजिशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपको ध्यान रखें तो नैप्थलीन हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गई जो कि बहुत ही सुंदर क्रिस्टल होते हैं पर्पल कलर के, और इसी के साथ जैसे नौसादर हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है कि ठोस अवस्था से सीधे किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, गैस अवस्था के अंदर चेंज हो जाते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन या जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं सब्लिमेशन। उसके बाद में बच्चों जैसे ही मान लो टेम्परेचर कम होगा यानी हम बर्नर को जैसे ऑफ कर देते हैं तो टेम्परेचर के कम होने पर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी इसका मतलब ये होगा कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी और उनके बीच में क्या होगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डेवलप हो जाएगा और इसी के कारण यानी गैस स्टेट है वो सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है और जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन यानी निक्षेपण। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, दाब परिवर्तन का प्रभाव यानी दाब परिवर्तन का मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि जैसे गैसेज स्टेट होती हैं उनके अंदर यानी संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। यानी जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर के बढ़ाने से उनके अंदर क्या हो जाएगा, संपीड़न अधिक होगा और इसी के कारण हम क्या कर सकते हैं यानी गैसेज हैं उनको सिलेंडर में भर सकते हैं इस कंप्रेशन की एबिलिटी के कारण। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। और बच्चों इसी का सीधा सा एग्जाम्पल आपको दिमाग में बिठा लेना है, वो है एलपीजी जो हम खाना बनाने के लिए सिलेंडर काम में लेते हैं जिसके अंदर वो भरी हुई होती है। CO2 उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम ये देखते हैं कि ये क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है और ये है सिलेंडर और इसके अंदर क्या है, मान लो कोई पदार्थ भरा हुआ है। अब पदार्थ के जो कण हैं वो इसके अंदर हमें दूर दूर दिखाई दे रहे हैं पहले वाले डायग्राम के अंदर। फिर हमने क्या करा, इस पिस्टन से प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाया तो इस सिलेंडर की दीवारों पर जैसे ही प्रेशर लगेगा तो ये कण क्या होंगे, थोड़े पास पास आ जाएंगे। फिर हमने क्या करा, प्रेशर को थोड़ा और बढ़ाया तो ये कण क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे यानी इनके अंदर आकर्षण का बल है वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से यानी दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाता है, आकर्षण का गुण आ जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को ही क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। अब बच्चों ये चीज़ मैं आपको फिर बता रही हूँ क्योंकि हमने कहा कि जो मैटर की स्टेट हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके लिए आपको जो प्रोसेस हमने बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमने कहा कि जैसे सॉलिड स्टेट है तो इस सॉलिड स्टेट के अंदर यानी हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन या जिसे हम संगलन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है और जिस पॉइंट पे होता है यानी जिस टेम्परेचर पे होता है वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको अपने वाटर के एग्जांपल से ध्यान रखना है। यानी जो आइस है वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी लिक्विड स्टेट यानी वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। उसी तरीके से बच्चों जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर के कम होने पर जो लिक्विड स्टेट है यानी द्रव अवस्था है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाती है सॉलिड स्टेट के अंदर या जिसे हम कहते
कहते हैं जमना, या जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहा जाता है फ्रीजिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बच्चों जैसे लिक्विड स्टेट है यानी द्रव अवस्था है, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो लिक्विड स्टेट है वो गैसेज स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण। उसके बाद में बच्चों जो गैसेज स्टेट हैं टेम्परेचर के कम होने पर यानी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और जो पार्टिकल हैं वो पास पास में आ जाएंगे। तो इस तरीके से गैसेज स्टेट के लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है संघनन यानी कंडेंसेशन। उसके बाद में बच्चों हमने कहा कि जैसे सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्ट गैसेज स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्व पातन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सब्लिमेशन होता है उस प्रोसेस के अंदर यानी पदार्थों के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने के कारण, जिसके कारण उनकी मूवमेंट होती है वो बहुत तेज़ी से होती है और वो सॉलिड से गैसेज स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो डिपोजिशन की प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है, यानी गैसों के जो कण जो दूर दूर थे, यानी जब टेम्परेचर कम होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और वो कण पास पास में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो गैसेज स्टेट से किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से मैटर की ये जो स्टेट हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, वाष्पीकरण। तो बच्चों वाष्पीकरण का मतलब क्या है ये समझते हैं हम सबसे पहले, यानी हमने एक एग्जाम्पल से इसको बताते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे परफ्यूम होता है, उस परफ्यूम की जो बॉटल है उसका हमने ढक्कन खोल दिया और उसको हमने यूज भी नहीं करा और उसको ऐसे कैसे रख दिया। तो हम ये देखते हैं कि कुछ समय पश्चात वो बॉटल है परफ्यूम की वो खाली हो जाती है ना। इसी तरीके से हमने क्या करा, जैसे फर्श पे पानी गिर गया और मैंने उसको पोंछा नहीं, ये चीज़ आप भी करके देख सकते हो, और कुछ टाइम बाद में वो पानी सूख जाता है। इसका मतलब क्या है, यानी उसका क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होगी, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी क्वथनांक बिंदु होता है उससे कम तापमान पर ही क्या हो जाता है, यानी वो जो लिक्विड स्टेट है वो वेपर के अंदर चेंज हो जाती है। और यही फ़र्क है वेपोराइजेशन के अंदर और इस वाष्पीकरण के अंदर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, गीले कपड़े सूख जाते हैं, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। यही तो हमने बताया था कि जो मैटर है जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी के कारण वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरों कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाष्पीकरण किसे कहा जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर ही जब लिक्विड स्टेट गैसेज स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है वाष्पीकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर एक आता है सतह का क्षेत्रफल। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, यानी जो वाष्पीकरण है वो भी बढ़ जाता है। यानी जब हम कपड़ों को सुखाते हैं और उन कपड़ों को अगर हम फैला दें यानी उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से जैसे तापमान है, तो तापमान में जब हम वृद्धि कर देते हैं तो तापमान में वृद्धि करने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इसी के कारण क्या होगा, वाष्पीकरण है वो भी बढ़ जाता है, यानी वाष्पीकरण हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है और जिससे वह वाष्पीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, आर्द्रता में कमी, यानी वायु में विद्यमान जो जल वाष्प होता है, यानी जो वाटर वेपर होती है, उसकी जो मात्रा है वही क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। नेक्स्ट है बच्चों, जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की जो दर है वो घट जाएगी। नेक्स्ट देखो बच्चों,
वायु की गति में वृद्धि, यानी जब तेज हवा चलेगी तो इसका मतलब क्या है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हम देखते हैं ना, क्योंकि जब हवा तेज चलती है इसका मतलब क्या है कि वायु के तेज होने पर जल वाष्प के जो कण हैं वो वायु के साथ गति करने लग जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण आसानी से होने लगता है। तो ये क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव निरंतर अपनी ऊर्जा खोता रहता है, यानी जैसे ही क्या होता है, वाष्पीकरण होता है तो जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को खोता रहता है। और वाष्पीकरण के दौरान ये जो कम हुई जो ऊर्जा है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण होते हैं वो आसपास से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यानी पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या हो जाती है, शीतलता हो जाती है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, जब आप एसीटोन यानी जो नेल पेंट है उसको उतारने के लिए जो एसीटोन काम में लेते हैं, जब हम उसको हथेली पे लेते हैं तो वो क्या होता है, यानी ठंडक तो हमें अनुभव होती है और वो उड़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि यानी जो एसीटोन है जब हम हथेली पे रखते हैं तो हथेली से या आसपास से क्या कर लेता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, और इसी के कारण हमें क्या होती है, शीतलता अनुभव होती है। तो जब एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो उसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि एसीटोन से आपको शीतलता अनुभव क्यों होती है। उसके बाद में बच्चों देखो, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग आसन, छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या बना देती है, शीतल बना देती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी क्या होती है, हमें शीतलता अनुभव होती है। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है और जिससे शरीर शीतल हो जाता है। नेक्स्ट है, चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। तो इसका कारण भी क्या है, यानी किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें इस तरीके से नजर आने लगेंगी, क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो ऊर्जा है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है और जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस चैप्टर के पार्ट सेकंड के अंदर आपको बताया कि पदार्थ की अवस्थाएं किस तरीके से एक दूसरे में बदल जाती हैं, और उनके बदलने के लिए हमने बताया टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो जरूरी होता है, यानी उनके चेंजेस के कारण ही क्या होती हैं, अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।